अस्सलाम वालेकुम, फैसल अब्बासी हाजिर खिदमत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजनपुर में। गुज़श्ता रोज़ भी हमने आपको अपडेट किया था सैलाब से मुतालिक। सबसे पहले तो राजनपुर डेरा गाजी खान के लोग बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं 92 न्यूज़ के, और वो ये कह रहे हैं कि 92 न्यूज़ हमारी आवाज़ बना है। 92 न्यूज़ पहला चैनल है जो यहाँ पर पहुँचा है। हम गुज़श्ता दिन भी यहाँ पर मौजूद थे, डेरा गाजी खान में हमने कवरेज की, फिर हम राजनपुर में आए, लेकिन सबसे ज़्यादा तबाही जो हमने आपको दिखाई थी वो फाजलपुर का इलाका था जो राजनपुर में मौजूद है। इस वक्त भी हम राजनपुर के एक और इलाके में मौजूद हैं। मेरे दाएं बाएं आप देख सकते हैं अभी भी पानी खड़ा है। गुज़श्ता रोज़ की निस्बत तकरीबन 3 से 4 फुट पानी में कमी तो वाक़ई हुई है, लेकिन पानी अभी भी मौजूद है। मैं आपको ये बताऊं कि ये मनाज़िर जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये कोई झील नहीं है, दरिया नहीं है। इस वक्त मेरे दाएं बाएं ये तमाम तबाही के मनाजिर हैं, ये बेबसी के मनाजिर हैं। ये बेबसी इन लोगों की है, इस शहर के रहने वाले बासियों की है। ये जो मकाम है यहाँ से तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर का डाया है, जिसमें पिछले 4-5 दिनों में 10 से 12 फुट पानी खड़ा रहा, और अभी पानी में कुछ कमी वाक़ई हुई है। आज के जो हालात हैं, यहाँ का जो रूरल हेल्थ सेंटर है वो मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। वहाँ पे किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। स्कूल भी मेरे सामने एक मौजूद है जो डूबा हुआ है, तदरीसी अमल ना होने के बराबर है। अगर मेरे उस जानिब आप देखें तो वहाँ मकानों का मलबा मौजूद है। आज के दिन भी यहाँ के बासी अपने घरों की वापसी की तमन्ना करते रहे हैं, लेकिन ज़मीनी राब्ता ना होने के बाइस वो यहाँ पर नहीं आ सके हैं। आपको ये बताऊं कि अभी भी यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कश्तियों के ज़रिए ही किया जा रहा है। रेस्क्यू 1112 के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ शानदार मुजाहिरा किया है अपनी परफॉर्मेंस का। उन्होंने यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया है। वाहिद जो सरकारी इदारा है जिसको मैंने देखा कि जिन्होंने दिन रात काम करते हुए यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया है। मेरे अकब में मौजूद जो घर हैं, लोग कई दिनों तक यहाँ महसूर रहे, उन्होंने अपने घरों की छतों पर पनाह लिए रखी। 92 न्यूज़ फाउंडेशन की जानिब से इन घरों की छतों पर इन कश्तियों की मदद से लोगों को खाना पहुँचाया जाता रहा है, और अब भी ये सिलसिला जारी है। यहाँ के लोग किसी किस्म का खाना अपने घरों में नहीं बना सकते हैं। आज दिन भर हम यहाँ मौजूद रहे और हम आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे कि किस बस्ती की क्या कहानी है। यहाँ कब्रिस्तान तक डूब गए हैं। जो कब्रिस्तान हैं वो 5 से 6 फुट पानी में अभी भी मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों की गाड़ियाँ, लोगों के ट्रैक्टर डूब चुके हैं। ये पानी कम तो हो रहा है, लेकिन ये मुश्किल कम नहीं होगी। कल भी हमने कहा था यहाँ पे सिर्फ विफाकी सूबाई हुकूमत या समाजी तंजीमों के बस की बात नहीं है। इन लोगों को ज़िंदगी की जानिब वापस लाने के लिए पाकिस्तान के हर शहरी को किरदार अदा करना होगा। खैबर से लेकर कराची तक यहाँ पर इस वक्त ज़रूरत है तमाम पाकिस्तानियों की, वो आएँ, वो राजनपुर, डेरा गाजी खान, सिंध के इलाकों से भी, बलूचिस्तान के इलाकों से भी हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। ये सफ़र आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन तमाम पाकिस्तानी, हर फर्द, वो कोई भी किरदार अदा कर सकता है। इस वक्त इन लोगों की मुश्किल का अजाला करने के लिए आए। हम आपको कहानी सुनाएंगे मज़ीद बस्तियों की भी, हमारे साथ रहिएगा। जी, मैं इस वक्त एक मकाम पर मौजूद हूँ, और ये मकाम बेसिकली वो है जहाँ से इंडस हाईवे को तोड़ा गया है, और ये ख़ुद तोड़ा गया है। यहाँ पानी बहुत ज़्यादा था कि ये इलाका एक डैम की सूरत इख्तियार कर चुका था, और उस जानिब राजनपुर है, इस जानिब फाजलपुर है, और यहाँ से अब इसको तोड़कर पानी निकाला गया। अब पानी कुछ थोड़ा कम हुआ है, तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, और यहाँ ये लोहे का एक स्ट्रक्चर है, और अब इसके ज़रिए शायद इसको कनेक्ट किया जा रहा है। ये बैली ब्रिज इसको कहते हैं गालिबन, और दूसरा ये है कि यहाँ पे कुछ यूनी बोट्स भी हैं जिनकी मदद से अब ये राब्ता जो है उसको बहाल करने की कोशिश की जा रही है। इत्तलात ये भी हैं कि वो जो साइड है वहाँ पर रिलीफ एक्टिविटीज़ ये कनेक्शन टूटने के बाइस नहीं हो पा रही हैं। बहरहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ, उस जानिब कुछ हाईवेज़ के हुकाम भी खड़े हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि हाउ टू मैनेज दैट, और ये ब्रिज क्या है और कब तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पानी अभी भी मौजूद है, और बहरहाल कोशिश की जा रही है कि इस बैली ब्रिज के ज़रिए राजनपुर और फाजलपुर का राब्ता बहाल हो सके, ताकि जो राजनपुर में इस वक्त एक्टिविटीज़ हैं मज़ीद रिलीफ की, उनको जारी रखा जा सके। यहाँ पे पंजाब हाईवेज़ अथॉरिटी के हुकाम भी मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे हम जानते हैं। जी जनाब, अपना नाम बताइएगा
اپنا عہدہ بتائیے گا اور یہ جو کام چل رہا ہے یہ کب تک مکمل ہو جائے گا؟ جی تھینک یو جی. عمران اقبال میرا نام ہے, SDO پنجاب ہائی وے CNW ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہم یہاں پہ آئے ہیں. تو یہ بیلی برج ہم اس کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں. اس کو عارضی بحالی کے لیے LTV ٹریفک اس کے پاس ہوگی اور یہ تقریباً 2 گھنٹے تک انشاءاللہ اس کو فعال کر دیں گے ہم لوگ. اچھا, اس میں بھاری گاڑیاں ٹرک وغیرہ نہیں گزر سکیں گے, چھوٹی گاڑیوں کا رابطہ ہوگا؟ جی یہ جسٹ عارضی ہے اس کا حل. اس میں LTV جسٹ آن ہوں گی. LTV کے لیے دوبارہ سے ریسٹرکچرنگ اس کی کریں گے, لیکن یہاں پہ 2 کٹ ہیں, دونوں پہ LTV کے ہم مینیج کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کا آپس میں اور جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں وہ پراپر مینیج ہو سکے. اچھا, یہ جو لوہے کا اسٹرکچر ہے اس سے آپ برج بنا رہے ہیں, لیکن یہ نیچے کیا ان کو کیا کہتے ہیں اور اس کا پرپز کیا ہے؟ سر یہ یونی فلوٹس ہوتے ہیں, تو یہ فلوٹ کرتے ہیں, یہ ویٹ کو ریٹین کریں گے. جو بھی اوپر ٹریفک کا ویٹ آئے گا ہمارے برج کے اوپر, تو یہ پانی کیونکہ یہاں پہ زیادہ تھا اس وجہ سے یونی فلوٹس دیے گئے ہیں تاکہ جو ہماری ٹریفک ہے وہ روانگی سے چلتا رہے. پانی جتنا بھی زیادہ ہوگا یہ برج چلتا رہے گا. اچھا, یہ انڈس ہائی وے کو کتنے مقامات سے توڑا گیا ہے؟ یہ خود توڑی گئی ہے؟ جی سر, یہ تو خود اس کو کیا گیا ہے تاکہ راجن پور سٹی کو سیو کیا جا سکے. اس سے جو نیکسٹ ہے وہ ایک پلی ہے, وہ خود ٹوٹ گئی تھی, پانی کے زور سے ٹوٹ گئی تھی. اور باقی یہ 2 پوائنٹس یہ دونوں پوائنٹس ہم ریکور کر دیں گے تو انشاءاللہ انڈس ہائی وے فعال ہو جائے گی. وہ ممبا کتنا دور ہے, وہ پوائنٹس کتنے دور ہیں یہاں سے, کتنے مسافت پہ ہیں جہاں سے یہ پانی نکلتا ہے اور پھر یہ تباہی مچاتا ہے؟ سر یہ کوہ سلیمان کا ایک پورا سلسلہ ہے. تونسا کے پاس بھارتی وہاں پہ ہے, بھارتی روڈ اسے کہلاتے ہیں, تونسا براج کے ساتھ. وہاں سے یہ بیسیکلی یہ بلوچستان میں جو فلڈ آیا ہے اسی کا پانی, جو اس کے جو سارا پانی ہے یہ بلوچستان کے بالکل یہاں سے تقریباً 40-50 کلومیٹر کے فاصلے پر بلوچستان شروع ہو جاتا ہے. وہاں سے یہ سارا پانی آ رہا ہے اور اس کو پھر کوشش کی ہے ہماری گورنمنٹ نے یہاں منیمم نقصان ہو سکے اور اس پہ ریلیف کی ایکٹیویٹیز جاری ہیں. جی ٹھیک ہے, یہ عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ عمران صاحب آپ کا. ابھی میں آپ کو ایسے مقام پر لے کر جا رہا ہوں جہاں اس سے پہلے کوئی نہیں پہنچا ہے. ایسا ایریا جس کے بارے میں ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا ہے. 92 نیوز ایکسکلوزیولی اب آپ کو اپنے اس پروگرام میں یہاں سے ایسے مقام پر لے کر جا رہا ہے, اور جو منبع ہے بیسیکلی جہاں سے اس سارے علاقے میں پانی آیا ہے وہ جگہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. جی, ہم اس وقت ایسے مقام پر جا رہے ہیں, بارش یہاں پہ تیز ہو چکی ہے کہ جہاں سے یہ پانی نکلتا ہے اور جہاں سے بند ٹوٹا جس نے یہ ساری تباہی بچائی, ابھی تک وہاں کوئی نہیں پہنچا. 92 نیوز, فیصل عباسی, ہماری ٹیم, ہم ایکسکلوزیولی وہاں پر پہنچ رہے ہیں. میرے ساتھ شہزاد بھی موجود ہیں. شہزاد ہمارے راجن پور کے نمائندے بھی ہیں. شہزاد, آج کتنا پانی جو رودگویاں ہیں ان سے آیا ہے, سرکاری اعداد و شمار کیا آئے ہیں, اور اب شہر کے اندر یا گاؤں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں پانی بتدریج کم ہوا ہے, آج کی ڈیٹیل کیا ہے؟ اچھا, ایسا ہے کہ آج جو ہے تقریباً 47,000 کیوسیک کا پانی ابھی بھی جو ہے درہ کا سلطان سے, اور 25,000 کیوسیک کا ریلا جو ہے وہ درہ چھاچھڑ سے گزر رہا ہے. تو 7 درے ہیں یہاں سے, 7 میں سے پانی بھی جاری ہے. ایک طرف پانی اترتا ہے, پھر پیچھے سے بارش ہوتی ہے موسم, پھر پانی چڑھ جاتا ہے. یہ لوگ جو ہے نقل مکانی کرتے کرتے تھک جاتے ہیں, گھروں میں جاتے ہیں پھر پانی آ جاتا ہے. بڑی نفسا نفسی کی کیفیت ہے, افراتفری مچی ہوئی ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے اس وقت. جی ٹھیک ہے, شہزاد نے ہمیں بتایا. آگے وہ مقام ہے جس پہ ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں, وہاں سننے میں آ رہا ہے کہ پل بھی ٹوٹا ہوا ہے. ایکسکلوزیولی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 92 نیوز آپ کو اس مقام پر لے کے جا رہا ہے جہاں سے یہ سارا پانی آبادی کی طرف بڑھا اور جس نے یہ تباہی مچائی, لوگوں کی زندگی کو اجیرن کیا. اور ہم آپ کو بتائیں گے جو فیکچول بات ہے کہ یہ غفلت کس کی ہے, یہ پشتے جو بنائے جاتے ہیں سیم نالوں کے, ان میں غبن کون کرتا ہے, پیسہ کون بناتا ہے, اور پھر یہ انسانی جانوں کے ساتھ کھلواڑ کیسے ہوتا ہے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. جی, میں آپ کو ایسے مقام پر اس وقت لے کے آ گیا ہوں. یہاں پہ ایک پل جو ہے عارضی پل, بیلی پل, یہاں بھی تعمیر کیا جا رہا ہے.
इंडस हाईवे इस मकाम से टूटी है पानी के बहाव की वजह से। इससे पहले जो मकाम आपको दिखाया वो खुद तोड़ी गई थी, लेकिन ये वो मकाम है जहां पे इंडस हाईवे पानी के बहाव की वजह से टूटी है। और सारी आबादी में तकरीबन 200 मोजाजात हैं। सेम नाले का बंद टूटने की वजह से, सेम नाला ज़्यादा भर जाने की वजह से जो राजनपुर के और फाजलपुर के हैं जिन्हें जो पानी में डूब गए हैं। मेरे पीछे अगर हमारे कैमरामैन हारून आपको दिखा सकें, वो मकाम जो आप देख रहे हैं ये बुनियादी तौर पर वो पुश्ता है, वो बंद है नाले का जो टूटा और जहां यहां से पानी पूरे राजनपुर और फाजिलपुर में एंटर हुआ। आप देख भी सकते हैं इस वक्त भी यहां पे बंद बांधने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू के एहलकार भी यहां मौजूद हैं, ईदी के रज़ाकार भी हमें नजर आ रहे हैं। 92 न्यूज़ एक्सक्लूसिवली आपको इस मकाम पर लेकर आया है जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा था। आपको ये खुसूसी मनाजिर दिखा रहे हैं। मेरे अकब में आप वो देखिए, ये वो बंद है, ये वो मकाम है जो टूटा और उसने आगे सारे 200 मोजाजात राजनपुर, फाजलपुर और फिर मामला डीजी खान तक गया। ये सारे के सारे डबो दिए। एक तबाही की तस्वीर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि ये बंद और ये पुश्ते, क्या इनको पुख्ता करना और ऐसे करना कि ये मज़ीद नुकसान न दें, या कम अज़ कम ये कोई पायदार हो, या कोई बहुत बड़ा काम है? यकीनी तौर पर बड़ा काम नहीं है। यहाँ जो मकामी लोग हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि मिली भगत के साथ मुताल्लिका महकमे के लोग करप्शन करते हैं। जहाँ पे मटीरियल ज़्यादा पड़ना होता है उस मटीरियल को कम कर देते हैं, और जिसकी वजह से नाकिस ये तामीर की वजह से इन पुश्तों की ये बंद टूटते हैं और उसके बाद ये सारे तबाही के मनाजिर हैं। एक बार फिर आपको बताऊं कि इस मकाम पर हम मौजूद हैं जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। 92 न्यूज़ एक्सक्लूसिवली आपको अपडेट कर रहा है। और मैं ये भी बताऊं आपको, जिस तरह आपको पहले भी बताया था कि जो रोदगोइयाँ हैं उनका पानी इन सेम नालों के ज़रिए उसकी निकासी होती है। यहाँ पे बहुत से सवालात हैं, महकमा इरिगेशन के लिए भी, जो ज़िले इंतज़ामिया है उसके लिए भी, और जो लोग हैं वो इससे पहले क्या इंतज़ामात करते रहे हैं आप ये देख सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये कोई झील नहीं है, ये झील बनी है ये बंद टूटने के बाद। ये मैं आपको एक्सक्लूसिवली बता रहा हूँ, आप ये देख भी रहे हैं, और अभी तक यहाँ कोई नहीं पहुँचा है। 92 न्यूज़ एक्सक्लूसिवली यहाँ पहुँचा है। मेरे बाईं जानिब पे अगर कैमरामैन हारून दिखा सकें, ये इंडस हाईवे और पानी का फ्लो देखिए। इंडस हाईवे मेरे दाएं जानिब जो बंद है सेम नाले का, वो टूटने के बाद उसने इस इंडस हाईवे को तोड़ा और यहाँ से राजनपुर और फाजलपुर का राब्ता मुनक़ता हुआ है। यहाँ से हम आपको एक्सक्लूसिवली अपडेट कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंडस हाईवे पर ही, और मेरे दाएं जानिब एक इलाका है जहाँ मकान नीस्तो नाबूद हो चुके हैं, और इस इलाके के लोग अब इस इंडस हाईवे पर ही इस खैमा बस्ती में मुकीम हैं। मेरे बाएं जानिब आप देख सकते हैं कि यहाँ बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, शीरखार बच्चे भी हैं, और ये लोग यहाँ बेकसी की आलम में खुले आसमान के नीचे हैं। पीछे ये खैमे हैं जो इन्हें कोई दे गया है और उन खैमों में ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस घर में जो लोग हैं इनसे बात करते हैं कि इन पे जो बीती वो तो सबके सामने है, लेकिन अब ये गुजारा कैसे कर रहे हैं। अभी खाने पीने का आप लोग क्या करते हैं, कोई मदद को आया है आपकी? कैसा नहीं करते, ओछान लोड़ गए, दाने लोड़ गए, हर से मड्डी सारी लोड़ गई, सर बच्चे ने सिर बचायूं। हाँ बस एक शापर देना बस। तो कितने माल मवेशी कितने मर गए? का खुदा दे जक्के मर गए ना, सड़ा बंदे सिर बचायूं, दी के बुलू बचायूं, ब्या दाना फक्का खटड़े बिस्तरे साथ चार लड़ गए। अच्छा हाँ। तो आप कितने लोग हैं यहाँ रह रहे हैं? ये 12 से चुके हैं, 12 से चुके हैं, 12 से बच्चे सारे थोड़े ही नहीं। हाँ ये सारे निके महीने को मसे बचायूं, सो जब चाहते मोंढे थे। मदद को कोई आया है? हुकूमत ने कोई मदद? कुछ करे 12 से मरते पे सर्दी मरते पे कोई नहीं मदद कर रहा, ना खैमा मिलते हैं ना कोई चीज नहीं मिलती, सब मरते पे घर में सर्दी। ये मैं पीछे देख रहा था, आपने अभी खाना बना रहे हैं तो आटा कहाँ से लाया है? कैसा नहीं आवाम खाने
ਉਹ ਦੇਦਾ ਪਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਨ ਕੋਰਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਦੇਂਦੇ ਪਨ ਸਾਕੂ ਬੋੜਿਆ ਖੁਦ ਹਕੂਮਤ ਇਤਨਾ ਘਟਿਆ ਮਾਰੇ ਰੋਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਰੇ ਪਾਣੀ में ਪਿਆ ਬਰਰੇ ਟੁਕਤੇ ਹਕੂਮਤ ਇਥੋਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜਨਪੁਰ ਵਾਲਾ ਹਕੂमत ਸਾਕੂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ये देखें ये शीरखार बच्चा है। अब इसके पीने का दूध इनके पास मुयस्सर नहीं है, ये आप देख सकते हैं। और मैं एक बार फिर अपने पाकिस्तानियों से, हुकूमत वक्त से, विफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से अपील करूंगा कि इन बालों को देखिए, इन बच्चों को देखिए। ये एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। हम यहाँ पर पहुँचे हैं, अभी तक कोई और मीडिया भी यहाँ नहीं पहुँचा है। ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे। और मैं ये लोग खैमों के अंदर क्या माहौल है, हारून मेरे साथ आए तो मैं दिखा सकता हूँ कि खैमों के अंदर ये कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ एक खुशगवार हैरत भी है, लेकिन ये सड़क पे लोग बैठे हैं, अफसोसनाक ही अफसोसनाक है। मैं जब से पिछले 48-72 घंटे से सैलाब ज़दा इलाके में हूँ, जनूबी पंजाब के, यहाँ मैंने पहली बार रोटी पकती देखी है। ये खैमा बस्ती है, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो ये ख़वातीन हैं जो रोटी बना रही हैं। और ये लकड़ियाँ, ये जो क्रेट हैं, जो सब्ज़ी और फ्रूट के क्रेट होते हैं, ये लकड़ियाँ इन्होंने इकट्ठी की हैं और उसके बाद ये आटा इन्हें कोई बकौल इनके कोई दे गया है और अब इन्होंने रोटी बनाना शुरू कर दी है। और आप देख भी सकते हैं, मैं ज़रा खैमे के अंदर भी दिखाऊँगा आपको कि बाहर ये जो खैमे हैं इनके अंदर का माहौल क्या है। अगर आप मेरे कैमरा में अंदर आ सके तो मैं आपको बताऊं कि ये कोई माल असबाब है, मालो मता है जो इन्होंने अपना, इनकी कोई कीमती चीज़ें होंगी जो बचाने की कोशिश की है। और ये एक छोटी सी कैबिनेट है जो हमें नज़र आ रही है, फुड है, और ये बान की चारपाई है, ये लेनन की चारपाई है बल्कि। और इसके नीचे कुछ सामान, किसी को जूते मिले, किसी को बर्तन मिले, ये कुछ कपास भी पड़ी हुई है। तो ये हालात हैं यहाँ पे खैमे के अंदर। और ये तबाहियाँ, ये बेसरो सामानी, ये लाचारगी, ये बेचारगी, ये बेबसी इस सैलाब ने इन लोगों पर बसर की है, इन लोगों पर गुजारी है। मैं गुजारिश करूंगा एक मरतबा फिर से पाकिस्तान भर में अपनी हुकूमतों से, सबसे, सरकार से, मुखय्यर हजरात से, 92 न्यूज़ फाउंडेशन यहाँ तक खाना पहुँचा रही है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक किसी तंजीम या एक इदारे के बस की बात नहीं, आप सबको आना पड़ेगा। ये छोटे छोटे बच्चे, ये माएँ, यहाँ बहुत किल्लत है, बहुत किल्लत है। एक और मकाम से आपको अपडेट करते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रूरल हेल्थ सेंटर मोहम्मदपुर दीवान में, और ये सैलाब ज़दा इलाका है। सैलाब मुतासरीन की तादाद यहाँ पहुँच रही है। किस तरह के मरीज़ यहाँ पर लाए जा रहे हैं, इसी पर बात करते हैं। मेरे पीछे इमरजेंसी है, यहाँ चलते हैं और देखते हैं डॉक्टर्स का और मरीज़ों का क्या कहना है। वक्त हम यहाँ पहुँचे हैं, रूरल हेल्थ सेंटर है, यहाँ पे पेशेंट्स भी मौजूद हैं और डॉक्टर उन्हें चेक भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम डॉक्टर अमारा हैदर। अमारा हैदर, तो ये इसकी जी रूरल हेल्थ सेंटर का इंचार्ज कौन है? जी मैं हूँ SWMRSC मोहम्मदपुर, डॉक्टर अमारा हैदर। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि यहाँ पे किस नौयत के मरीज़ जो हैं वो भी लाए जा रहे हैं, और बिलखुसूस ये जो खातून हैं क्या प्रॉब्लम्स के लाए जा रहे हैं। इनको डायरिया है, काफ़ी सवेयर था, ऐसे अनवांटेड स्टूल जा रहे थे, यहाँ हम इनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फ्लूइड्स वगैरह दिए हुए हैं, ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं। इंशाल्लाह पहले से बेहतर है, जब यहाँ आई थी थोड़ी डिहाइड्रेटेड थी, अब कुछ बेहतर है। तो यहाँ पे सैलाब ज़दा इलाका है करीब में, तो कोई कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं क्या, रिपोर्ट हुई है? इस हेल्थ सेंटर में लोग लाए गए हैं? जी पेशेंट लाए गए हैं इस तरह के सैलाब वाले, फ्लड वाले, लेकिन उनकी ट्रीटमेंट हो रही है, काफ़ी सारा ठीक है अब। जी अच्छा, अब जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? डॉक्टर शाहरुख, मेडिकल ऑफिसर। अच्छा, मेडिकल ऑफिसर। डॉक्टर शाहरुख, आप ये बता दीजिए कि अभी तक जो पेशेंट्स आ रहे हैं, और बिलखुसूस हम देखते हैं कि आफत के बाद वबा भी फूटती है, तो अब क्या ये इम्कानात हैं, जिस तरह ये डॉक्टर साहब बता रही हैं कि इनको गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है, किस नौयत के मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं, कौन सा मर्ज़ ज़्यादा पाया जा रहा है? ज़्यादातर तो आप जैसे देख रहे हैं कि सैलाब है, हर तरफ पानी है, गंदा पानी इकट्ठा हुआ है, तो उसका जो बेसिक जो ज़्यादा मरीज़ हैं वो है स्किन एलर्जी के साथ, ठीक है, और ज़्यादातर डायरिया के साथ, क्योंकि साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है और गंदे पानी में घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से इकट्ठा जगह पानी, जोड़ का पानी इकट्ठा हुआ है, उसका स्किन एलर्जी हो रही है लोगों को, इसमें ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्किन के मरीज़ भी आ रहे हैं, लेकिन पानी खड़ा है, डेंगी की वबा भी पाकिस्तान में, पंजाब में है, तो डेंगी या मलेरिया, क्या इस तरह के मरीज़ भी रिपोर्ट हो रहे हैं? अभी फ़िलहाल डेंगी का पेशेंट हमारे पास नहीं आया। जी तो आपके पास टेस्टिंग फैसिलिटीज़ जो बेसिक बायोस हैं वो सारी मौजूद हैं? जी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक जो है ना वो हैं पूरी सारी।
अम्मा जी किवें तबीयत है? अब कुछ मौसम खट गन गलो गरी मगर सा गन दो बंदे ने खंतर ले नहीं दिन पकड़े ने क्या क्या कह रही है ये? साह कहनी कमजोरी थी गई मोशन खड़ गए हुण साह कहनी कमजोरी थी गई तो किथों आए हो? घर वर बाकी है? शानी पुल सुंदो शानी पुल सुंदो गरीब से असल है कशा काना घर है तो घर वगैरह तबाह हो गया सारा? किया जहीं ढाए पाए न हवेला ढाए पाए न। अच्छा, तो और उसके बाद बच्चे वगैरह भी आपके हैं? क्या बच्चे हैं इन पाए? आप इनके साथ हैं? जी हाँ, इनके साथ हैं। आप कहाँ से आए हैं? अस्सी शालेपुर तो आए। अच्छा जी तो क्या घर वगैरह आपका भी गिर गया? गिर गया है। तो और भी कोई घर में बीमार है? जी जी बीमार रहते हैं बच्चे, सब बीमार रहते हैं ढेर थोड़े। हाँ जी। तो अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी इतने रहने इलाज में कराना है। अच्छा, नहीं खैमा बस्ती में रह रहे हैं? नहीं शालेपुर तो रहना है। अच्छा, तो नहीं घर में ही रह रहे हैं आप? जी जी घर रहना है। तो इमदाद के लिए कोई आया आपके पास? नहीं कोई नहीं आया अली फिलहाल। कोई भी नहीं आया। जी ये हालात हैं यहाँ पर। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम क्योंकि ये अब आफत ज़दा इलाका है यहाँ पर, तो बुनियादी कोई हॉस्पिटल को भी कोई मसाइल दरपेश हैं क्योंकि अद्वियात क्या पूरी हैं आपके पास? जी अद्वियात वैसे तो पूरी हैं लेकिन कुछ दिनों से शॉर्टेज हो रही है 3-4 दिनों से। वो हमने डिमांड भेजी भी है लेकिन राजनपुर से क्योंकि रास्ता वगैरह बंद है तो इसलिए आ जाएंगे इंशाल्लाह। जो ही रास्ते खुलेंगे हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी। तो अस्पताल के अपने तो कोई मसाइल नहीं है यहाँ पे? ये हम देख रहे हैं क्योंकि पानी, क्या इस हॉस्पिटल में भी पानी आया? पानी का मेन मसला है, बारिश की वजह से यहाँ पे कोई ड्रेनेज है नहीं सिस्टम, रोड से नीचे हॉस्पिटल कदीम है तो पानी आता है यहाँ से और हमारी जो मेन बाउंड्री वाल है वो भी टूटी हुई है इस वजह से। नहीं के चाहे से आई के बेली जाम पर न्यो संके सारी हस्ती कहनी सकी में न्यू जाम पर क्या कह रही हैं ये? जी माँ बीमार हुई है पेशेंट ॾाढी बीमार थी आई के जाम पर चा वञो असांखे साडी हस्ती कहनी साडी अस्पताल टिकेंदो असां ॿी जाते कान से वेंदे। वो कह रहे हैं कि पेशेंट बीमार हुई है ना तो वो उनको बोला कि ना जामपुर ले जाएं तो ये बोला कि नहीं हमारी हस्ती नहीं है इसलिए हम इनको यहाँ पर आर एस मोहम्मदपुर लेकर आए हैं। सही है। हाँ जी जी ये अस्पताल के हालात हैं जो आपको दिखाए हैं हमने, और इस वक्त यहाँ मरीज़ हैं। खुशाइंद बात ये है कि डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, अमला भी मौजूद है, इनका इलाज भी हो रहा है। और यहाँ अब क्योंकि पानी अभी तक मौजूद है और जो स्किन की बीमारियाँ हैं वो ज़्यादा हैं, इसके साथ साथ गैस्ट्रो के मरीज़ ज़्यादा यहाँ पे रिपोर्ट हो रहे हैं। बहरहाल ये अस्पताल की कहानी है। एक और मकाम से आपको रिपोर्ट करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़ इरशाद अहमद आरिफ साहब। इरशाद साहब, मैं डीजी खान राजनपुर इस इलाके में मौजूद हूँ। ये आपका इलाका है, तबाही ही तबाही है यहाँ पर। लेकिन पहला सवाल आपसे ये है कि आपका इलाका सियासी लिहाज से बड़ा ज़रखेज़ रहा, लेकिन यहाँ लोगों के दिन क्यों ना फिर सके? ये हर दूसरे तीसरे साल सैलाब क्यों आ जाते हैं? देखें जी, ये डीजी खान और राजनपुर का एक एरिया ऐसा है जिसके साथ कोहे सुलेमान का एक पहाड़ी सिलसिला चलता है। ये ऊंचे पहाड़, कुछ 7000 फुट की बुलंदी के पहाड़ जो हैं, यहाँ जब बारिशें होती हैं तो उनका पानी पूरी बर्क रफ्तारी से नीचे आता है, तेज़ रफ्तार पानी होता है। और उसको रोकने की दो सूरतें हैं। एक तो कोई बड़ा वसी बंद बांधा जाए, जो ज़ाहिर बात है आप डेरा इस्माइल ख़ान से शुरू करेंगे और फिर रुझान तक उसको ले जाएंगे, तभी उस पानी को रोका जा सकता है। और उस पानी को रोक कर उसका आबपाशी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी ये है कि जो रोद कोहियाँ हैं, पहाड़ से जो नाले आते हैं, उनके आगे डैम बनाए जाएं, पानी को रोकें भी सही और उस पानी को इस्तेमाल भी किया जाए। होता ये है कि हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं, कौमी असम्बली के अरकान, सूबाई असम्बली के अरकान, मकामी जो ब्यूरोक्रेसी होती है, हर साल फ़ंड एलोकेट करती है। ये बंद बांधने के लिए छोटे छोटे बंद बनाए जाते हैं, छोटे छोटे डैम बनाने की एक फिजिबिलिटी तैयार होती है, पैसे मुख्तस होते हैं। और उसके बाद अगले साल पता चलता है कि जी वो जो बंद बनाया था वो भी रोद कोही की नज़र हो गया और जो डैम बनाया था वो भी हो।
پانی جو ایک رحمت ہے اور جس کی پاکستان کو سب سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے اور ان علاقوں کو تو سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ بجائے رحمت بننے کے وہ مصیبت بن جاتا ہے، زحمت بن جاتا ہے، تباہی لاتا ہے، گھر برباد ہوتے ہیں، جانور ان کی نظر ہوتے ہیں، انسان جو ہیں موت سے ہمکنار ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں لوگ، پھل جن علاقوں میں ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، سبزیاں اور کھیت متاثر ہوتے ہیں، پیداوار متاثر ہوتی ہے، اور اس سیلاب کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے وہ معیشت کے لیے بھی نقصان ہوتا ہے، انسانی زندگی کے لیے نقصان ہوتا ہے، لیکن کرپشن کی وجہ سے اور نااہلی کی وجہ سے، ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے وہ پانی جس کو ہم آبپاشی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، صاف پانی میں تبدیل کر کے پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، وہ پانی انسانی زندگی کے لیے اور حیات کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ کرپشن ایک وجہ ہے، اور دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی، پائیدار منصوبہ بندی، دوررس منصوبہ بندی۔ اگر کوئی دوررس منصوبہ بندی کی جائے تو ہر سال جتنا پانی وہاں سے پہاڑ سے نیچے آتا ہے رود کوہیوں کے ذریعے، اس علاقے کو جس کا بہت بڑا حصہ اب بھی بنجر ہے، اس کو اتنا زیادہ آباد کیا جا سکتا ہے کہ ایک زمانے میں یہ علاقہ جو تھا بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کا علاقہ جو تھا بہترین کپاس کے لیے مشہور تھا، دنیا کی بہترین کپاس ان علاقوں میں پیدا ہوتی ہے، لیکن اب ہمیں کپاس بھی باہر سے درآمد کرنی پڑتی ہے، قیمتی زر مبادلہ اس پر خرچ کرنا پڑتا ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے ایک آسمانی آفت کی صورت میں بارش ہے اور یہ سیلاب ہے، تو اس سے نمٹنے کے لیے تو غیر معمولی انتظامات کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جس وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اس کے ازالے کی ابھی تک حکومتی سطح پر بھی کوئی کوشش نظر نہیں آتی، اور باقی جو ظاہر بات ہے عوام بیچارے غریب لوگ جو ہیں وہ تو خود کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اچھا ارشاد صاحب، 2010 میں بھی یہاں سیلاب آیا، 2013 میں بھی یہاں تباہی ہوئی، اس سے پہلے بھی سیلاب آتے رہے، ابھی بھی سیلاب کی کیفیت ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ راجن پور اور ڈی جی خان کی تاریخ کے بڑے سیلاب ہیں۔ جب پہلے سیلاب آئے اس کے بعد لوگوں کی نظام زندگی بحال ہو گیا، لیکن مربوط حکمت عملی کیوں نہیں بنائی گئی کہ اب یہ دوبارہ اتنی بڑی آفت اور اتنی شدت کے ساتھ نقصان نہ ہو؟ یہ جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ چونکہ اس میں نااہلی بھی انوالو ہے، اس میں کرپشن بھی انوالو ہے، اور ایک سنگ دلی بھی ہے۔ مثال کے طور پر جب یہ سیلاب آتے ہیں تو عام طور پر جو مقامی ذمہ دار باثر وڈیرے ہوتے ہیں، بیوروکریٹ ہوتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ایک علاقے کو بچانے کے لیے کہاں سے کٹ ہونا چاہیے، جو بند ہیں ان کو کہاں سے کاٹا جائے تاکہ کم سے کم انسانی آباد اثر ہو، کم سے کم نقصان ہو۔ لیکن صرف کسی شخص کی زمین کو بچانے کے لیے، کسی شخص کو فیکٹری کو بچانے کے لیے، کسی شخص کے کسی اور مفاد کی آبیاری کے لیے وہاں کٹ لگایا جاتا ہے جہاں انسانی آبادی بھی زیادہ متاثر ہوتی ہے، فصلیں بھی زیادہ تباہ ہوتی ہیں، اور دوسرا نقصان بھی جانوروں کا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ناقص منصوبہ بندی ہوتی ہے، دوسرا وہی کرپشن کا ہے کہ جی اگر ایک دفعہ بند باندھ دیا جائے، ایک دفعہ یہ ڈیم بنا دیے جائیں، تو پھر اس کے بعد ہر سال جو بیوروکریسی کی جیب میں پیسہ جانا ہوتا ہے، یا جو کرپٹ قسم کے عوامی نمائندے ہیں ان کی جیبوں میں پیسہ جانا ہوتا ہے، پھر اس کی ضرورت نہیں رہے گی، ہر دفعہ جتنی بچت ہوتی ہے کرنی ہوتی ہے وہ نہیں ہو پائے گی۔ تو یہ کرپشن کے بھی ایک ایشو ہے۔ اور تیسرا ہمارے ہاں ایک عمومی تساہل پسندی جو ہے، غفلت ہے کہ ایک چیز کو ہم مستقل بنیادوں پر حل کرنے کی بجائے وقتی علاج کرتے ہیں کہ آج کا دن گزر جائے، کل کا دیکھا جائے گا۔ تو اسی وجہ سے 10 کا سیلاب جو تھا وہ بہت بڑا سیلاب تھا، غالباً 1960 میں یا 59 میں ایک سیلاب آیا تھا، اس کے بعد یہ دوسرا بڑا سیلاب تھا 10 کا، لیکن اس سے کوئی سبق نہیں حاصل کیا گیا۔
حالانکہ اس وقت پاکستان کے حالات بھی مالی اچھے تھے, باہر سے بھی بہت امداد آئی تھی, لیکن وہ پیسہ سارا جو تھا وہ ضائع ہو گیا. 10 کے سیلاب میں تو مجھے ذاتی طور پر ان علاقوں میں جانے کا بھی تجربہ ہوا. معلوم یہ ہوا کہ جتنی امداد وہاں آئی اس سے بہت سارے جو بیوروکریٹس تھے, عوامی نمائندے تھے, انہوں نے جائیدادیں بنا لی اس پیسے سے. اب بھی جو مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ جو امدادی سامان حکومت پنجاب دے رہی ہے, وفاقی حکومت دے رہی ہے, وہ عوام تک نہیں پہنچ رہا, ایون خیمے تک نہیں پہنچ رہے. یعنی اگر ایک علاقے میں مجھے اطلاع ملی کہ 5000 خیمہ ریکارڈ میں بھیجا گیا ہے, تو وہاں موقع پر 500 خیمہ بھی موجود نہیں ہے. اگر کوئی گندم, کوئی آٹا, کوئی چینی, کوئی چاول, کوئی دالیں, کچھ اور بھیجا جا رہا ہے تو موقع پر لوگوں تک نہیں پہنچ رہا. کہاں جا رہا ہے یہ اب بعد میں پتہ چلے گا, کیونکہ ہم نے 2010 میں بھی دیکھا تھا کہ کہیں کمبل جو تھے وہ بک رہے تھے, اور کہیں گھی کے ڈبے بک رہے تھے, اور کہیں چینی کی بوریاں بک رہی تھیں. یہ بعد میں ہمیں پتہ چلے گا. تو جو سامان آتا ہے, ساز و سامان, وہ بھی لوگوں تک نہیں پہنچ پاتا, اور امداد کس طرح پہنچتی ہوگی وہ ایک الگ چیز ہے, اور پلاننگ کس طرح ہوتی ہوگی وہ تو سب کے سامنے ہی ہے. ارشاد صاحب, یہاں جو تباہی میں نے دیکھی ہے اس اعتبار سے یہ خالی حکومتوں کے بس کی بات نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ وزیر اعظم شہباز شریف یا وزیر اعلیٰ پرویز الہی, ان دونوں کے انیشیٹو سے کام چل جائے گا, یا پوری ایک قوم سامنے آنی چاہیے تاکہ کم از کم ان لوگوں کی زندگی کی طرف تو یہ واپس آئیں؟ دیکھیں, NGOز ہی وہاں اس وقت کام کر رہی ہیں. حکومت پنجاب کا اور حکومت پاکستان کا جو کام ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے, اور اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں ہے. میاں شہباز شریف صاحب بھی بہت ایکٹیو رہے ہیں. 10 میں میں نے دیکھا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, روزانہ تقریباً اس علاقے میں جایا کرتے تھے. چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ بھی بہت ان معاملات میں ایکٹیو ہوتے ہیں, لیکن ایک آدھ دفعہ یہ گئے ہیں, ایک دفعہ ایک چکر انہوں نے لگایا ہے. اور پھر وہاں جو سامان جا رہا ہے حکومت کی طرف سے وہ وہاں لوگوں تک نہیں پہنچ رہا. یہ شکایت عام ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے اور پرویز الہی صاحب نے اس علاقے میں, خاص طور پر تونسا سائٹ جو تھی, ڈیرہ غازی خان سائٹ کا مدار المہام جناب عثمان بزدار صاحب کو بنایا. 3.5 سال وہ اس صوبے کے, بدقسمت صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے, لیکن صرف ایک رات وہ گئے ہیں اپنے علاقے میں جہاں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. صرف ایک رات وہاں انہوں نے گزاری ہے, اور وہ بھی خاص اس مقصد کے لیے نہیں گئے تھے. وہ ڈی جی خان پیشی بھگتنے کے لیے گئے تھے, اور اس کے بعد اپنے علاقے میں چلے گئے. اور یہ شکایت بھی عام ہو رہی ہے کہ جو سامان کی تقسیم ہے وہ بھی منصفانہ انداز میں نہیں ہو رہی. اور وہاں جو لوگ ایکٹیو ہیں, مثال کے طور پر زرداج گل صاحبہ بہت ایکٹیو ہیں, محمد خان لغاری ایکٹیو ہیں, سیف الدین کھوسا ایکٹیو ہیں, اور اس کے علاوہ حسنین خان دریشک اپنے علاقے میں ایکٹیو ہیں, نصر اللہ خان دریشک اپنے علاقے میں ایکٹیو ہیں. وہاں سے یہ شکایت موصول ہو رہی ہیں کہ جناب ہمیں سرکاری سطح پر اس طرح سے امداد نہیں مل رہی جتنی ہمیں ملنی چاہیے, جتنی یہاں کے عوام کی ضرورت ہے. لیکن جو پرائیویٹ شعبہ ہے, جو ادارے ہیں, NGOز ہیں, مثال کے طور پر 92 مدینہ فاؤنڈیشن, یہ لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں, اور بھی بہت سارے ادارے جو ہیں وہاں پہنچے ہوئے ہیں, لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی وہاں سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن یہ اتنا بڑی آفت ہے, اتنا بڑا یہ ایک سمجھنا چاہیے کہ نقصان ہے کہ صرف پرائیویٹ ادارے یہ پورا نہیں کر سکتے. نمبر 1 تو چاہیے تھا کہ پرویز الہی صاحب کو ڈیرہ غازی خان راجن پور میں خود بیٹھنا چاہیے, شہباز شریف صاحب کو وہاں بیٹھنا چاہیے, بلکہ عمران خان صاحب کو جو اس وقت مقبول لیڈر ہیں, اپنی مقبولیت کا دعویٰ کرتے ہیں, جنوبی پنجاب نے انہیں نوازا ہے. حال ہی میں انہوں نے ڈی جی خان میں تونسا سے ایک نشست قومی اسمبلی کی جیتی ہے 27,000 کی اکثریت سے,
वहाँ उनको जाके बैठना चाहिए और उन्हें अपील करनी चाहिए पाकिस्तान के मुतमव्विल मुखय्यर हजरात से भी और बैनुल-अक़वामी इदारों से भी, डोनर्स से भी, कि वो इस मुसीबत की इस घड़ी में जितनी ज़्यादा इमदाद कर सकते हैं जनूबी पंजाब के लिए, सिंध के लिए, बलूचिस्तान के लिए। ये गरीब लोग हैं, यहाँ की मईशत का दारोमदार या तो ज़राअत पर है या भेड़ बकरियाँ पाल के ये अपना गुजारा करते हैं, लेकिन भेड़ बकरियाँ और मवेशी जो हैं वो सैलाब की नज़र हो गए हैं, खेत बर्बाद हो गए हैं, सब्ज़ियाँ और फल, खजूर के दरख्त, ये सारा कुछ ख़त्म हो गया है और मकान तक गिर गए हैं। अब मकान तामीर करना, खाना पीना, अगले साल 1.5 साल तक उनके पास कोई ज़रिए आमदन नहीं है, उसको पूरा करना वो ज़ाहिर बात है कि महदूद वसाइल के साथ सिर्फ NGOs नहीं कर सकती बल्कि हुकूमत भी नहीं कर सकती। ये सैलाब और ये बारिशों का सिलसिला जो है मुझे 1970 की याद दिलाता है। उस वक्त एक तूफ़ान आया था जिसने उस इलाके में ये एहसास महरूमी पैदा किया था कि वफाकी हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती बल्कि हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। आज भी बलूचिस्तान में और सिंध में और जनूबी पंजाब में ये एहसास उजागर हो रहा है, जिसका एहसास हमारे वफाकी हुक्मरानों को, सूबाई हुक्मरानों को होना चाहिए। वहाँ तमाम अवामी नुमाइंदे मौजूद होने चाहिए। सियासत कम अज़ कम 1 महीने के लिए सारे अपनी पॉइंट स्कोरिंग जो है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, इसको बंद करें। 1 महीने के लिए ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकदमात कायम करना, एक दूसरे को जेलों में डालने की ख्वाहिश रखना, इसको पर काबू पाकर सिर्फ़ और सिर्फ मज़लूम सितम रसीदा सैलाब ज़दगान की मदद पर तवज्जो देनी चाहिए। लोगों को, मुखय्यर हज़रात को आमादा करना चाहिए, इंटरनेशनल डोनर्स को आमादा करना चाहिए कि यहाँ लोगों के जो रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए, मकानात की तामीर के लिए, रोज़गार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद दी जाए ताकि ये लोग अपने पाँव पर खड़ा हो सकें। जी बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। मैं सैलाब ज़दा इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ तबाही है, यहाँ लोगों को आगे आना होगा, इन लोगों की मदद करनी होगी। शीरखार बच्चों के लिए दूध नहीं है, खाने के लिए सामान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, लोग घरों को वापस नहीं जा सकते हैं। लोग 25-30 साल पीछे जा चुके हैं। मेहनत कश मज़दूरों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ऐसे में इन लोगों को मदद की ज़रूरत है और हुकूमत को चाहिए, ये वक्त तो गुजर जाएगा लेकिन खुदारा ये जो सेम नाले हैं इनके पुश्ते इतने पक्के कर दिया करें कि कम से कम 4-5 साल तो ये निकाल जाएं। वो फंड्स जो आए पहले उनका हिसाब कर लीजिए और हिकमत अमली बनाइए कि इतनी बड़ी तबाही अब ना हो कि जब 5 दिन तक 6 दिन तक घरों में 10-10 फुट पानी खड़ा रहा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।